गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे नेशनल इनकम के, और हमने पढ़ा था अबाउट फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट एंड एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी जीएनपी पे कैसे पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, वो पढ़ेंगे। एंड विल ऑल्सो स्टडी मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम और बेसिक न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। सो हमें नेशनल इनकम मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, हर एक कंट्री ये जानना चाहते हैं कि उसने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, इस क्योंकि गवर्नमेंट को ये जानकर पता चलता है कि उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो है कि एवरेज स्पीड पे है कि फास्ट है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कि कितने लोगों के पास कितना पैसा है, इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो वैल्यू जो मेजर किया जाता है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट से मेजर किया जा सकता है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस डेप्रिसिएशन की वजह से आता है, इतना आपको याद है। उसके बाद सबसे पहले आता है जीडीपी। तो जीडीपी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक कंट्री ने, ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। सो देयर आर फोर इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द डेफिनेशन। पहला जी मतलब ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, अभी इंक्लूडेड है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर और कॉन्टिन्यूस यूज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो प्रोडक्शन विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु ओन्स द प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट किसी की भी हो, अगर वो कंट्री के मतलब इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ है तो वो हमारे लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि एक सैमसंग की फैक्ट्री जो इंडिया में लोकेटेड है, उसने मोबाइल फोन्स बनाया। ऑल्दो सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है, उसका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ तो वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर टाटा मैन्युफैक्चरर्स है कार्स के, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में कोई प्रोडक्शन किया, जो प्रोडक्शन जो उन्होंने वहां किया वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, वो यूके के जीडीपी में इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, अब आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी और आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। एक अकाउंटिंग ईयर, हम जर्नली एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फॉर्मूला क्या है जीडीपी का? इट्स अ वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि आपके पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दिया है कार्स का, वीट का, क्लोथिंग का और एजुकेशनल सर्विसेज का। अगर आप इसका सम टोटल कर लेंगे तो 100 लाख, दिस इज योर जीडीपी। ठीक है, इतना सिंपल नहीं आता है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है। फिर जीएनपी, मैंने आपको बताया था ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन की वजह से। जैसे कि जीडीपी कंसिडर करता है लोकेशन, लेकिन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक के बजाय आप कहाँ आ गए? हम नेशनल पे आ गए। तो जो नेशनल प्रोडक्ट है वो ओनरशिप कंसिडर करता है। जीएनपी का मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाई है एक कंट्री में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो रेजिडेंट्स जो इंडिया में रह के प्रोडक्शन कर रही हैं, उन्हें कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसमें इनकम अर्न बाय इंडियन रेजिडेंट अब्रॉड एंड एक्सक्लूड इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट्स इन इंडिया। लेकिन इसमें क्या आप एक्सक्लूड कर दोगे? जो इनकम किसी अगर इंडियन रेजिडेंट ने अब्रॉड में कमाई उसको तो इंक्लूड कर लेना, लेकिन अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया में इनकम कमाई है उसको इंक्लूड मत करना। ठीक है, फिर आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है एनएफआईए। एनएफआईए को कैसे कैलकुलेट करते हो? इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि जो इनकम रेजिडेंट्स ने फॉरेन से कमाई, जैसे कि यहाँ के लोग यूएस शिफ्ट में काम करते हैं तो उन्होंने अब्रॉड से वो इनकम कमाई है तो उसे इंक्लूड करेंगे, माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स विद इन अ डोमेस्टिक कंट्री, जो फॉरेनर्स ने हमारे इंडिया से कमाई है उसको लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना जीएनपी का? जीडीपी प्लस एनएफआईए।
NFIA का फॉर्मूला याद रख लो, जो रेजिडेंट्स ने अब्रॉड में कमाई है उसको ऐड, जो फॉरेनर्स ने इंडिया में कमाई है उसे लेस, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब आप NFIO को GDP में ऐड कर देते हो तो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनता है, नेशन लेवल पे प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि अगर मेरा GDP 800 करोड़ है, इनकम अर्न बाय इंडियन अब्रॉड इज 50 करोड़ एंड इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया इज 20 करोड़। तो सबसे पहले इन दोनों को, जैसे आपको ऐसे दो डेफिनेशन दिख जाए ना, फटाफट NFIA निकालना। तो 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 करोड़। तो GDP क्या है, 800 करोड़। तो हमको याद आना चाहिए फॉर्मूला, GDP इज इक्वल्स टू GNP प्लस NFIA। तो GDP प्लस NFIA, तो ये क्या आ गया, 830 करोड़। ये आपका क्या बन गया, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, GDP और GNP में क्या डिफरेंस होता है? GDP डोमेस्टिक टेरिटरी पे बेस्ड होता है, GNP नॉर्मल रेजिडेंस पे बेस्ड होता है। GDP में फॉरेन की इनकम जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है फॉरेन कंपनीज, उसे इंक्लूड किया जाता है, और GNP में जो इंडियन रेजिडेंट्स ने फॉरेन से कमा रहे हैं उसे इंक्लूड किया जाता है। जो GDP है वो प्रोडक्शन आउटसाइड इंडिया जो हो रहा है उसे एक्सक्लूड कर देती है, और GNP एक्सक्लूड क्या करती है, जो इनकम अर्न करी है फॉरेनर्स ने इंडिया में। फिर आता है डेप्रिसिएशन। हमें डेप्रिसिएशन पता है क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, वहां लिख देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो समझ लेना कि वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होता है, जी और एन में डिफरेंस सिर्फ डेप्रिसिएशन का होता है। जब आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो आप नेट पे आ जाते हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो। ठीक है, NDP इज इक्वल्स टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। जैसे कि GDP अगर 900 करोड़ है, डेप्रिसिएशन 50 करोड़ है, तो अगर मुझे NDP निकालने को बोला है तो 900 माइनस 50 करोड़ 850 करोड़। अब डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्ट ना देके कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी देगा तो समझ जाना कि वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। फिर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP। मैंने GNP निकाल लिया, अब GNP निकाल लिया तो अगर मैं GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो NNP आ जाएगा। मैंने कहा ना, बस याद रखो, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, और अगर नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो। जैसे कि मेरा GNP 1000 करोड़ का हो गया, मेरा डेप्रिसिएशन 60 करोड़ का है, तो मेरा NNP क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज 940 करोड़। ठीक है, अब मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस इज अ प्राइस जो एक्चुअली पे करता है कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के टाइम पे। मार्केट प्राइस में इंक्लूड है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये सब्सिडीज से भी इफेक्ट होता है। ठीक है, सपोज cost of producing a product is 100 and GST charged by the government is 80 and the customer pays 118, आप तो GST के साथ पे करोगे, therefore मार्केट प्राइस क्या होगा, 118। फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो अमाउंट हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने याद कराया था ना इसका एक्रोनिम सेल। सेल्स मतलब कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, लैंड एंड लेबर। लैंड से आपको रेंट आता है, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, लेकिन सब्सिडीज का इफेक्ट आता है। तो अगर मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं, क्योंकि GST इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी मतलब जो आपको फायदा मिला, और टैक्स आपको देना पड़ा और सब्सिडी आपको फायदा मिला, तो नेट करना होगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज मेरे पास 25 रुपीज़ का GST है और मेरे पास सब्सिडी 10 रुपीज़ की। अगर मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने को बोला जाए तो 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15 इज माई नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या रिलेशनशिप है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में? मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसको फॉर्मूले को इधर लेफ्ट साइड राइट साइड कर लोगे तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमेशा याद रखना कि मार्केट प्राइस तब आएगा जब आप फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे कि GDP एट मार्केट प्राइस 700 करोड़ दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 करोड़ है, सब्सिडी 20 करोड़ है। तो सबसे पहले तो अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों दिया है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना।
तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने निकाला 60 माइनस 20 40। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अभी जीडीपी एट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ देखो मार्केट प्राइस पे जीडीपी चल रहा है, मुझे जीडीपी जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। तो मैं कैसे करूंगी, मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मुझे पता है कि ऊपर ही मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो मेरे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो 40 आया है, तो मैं 700 में से अगर 40 माइनस कर दूंगी तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाऊंगे ना। यही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। इट्स वेरी सिंपल। फिर आता है नेशनल इनकम। तो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, आपको ये अच्छे से याद करनी है। तो फॉर्मूला की चेन समझते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की चेन को नोट करते रहना साथ साथ में, कि रिलेशनशिप बताऊंगी मैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट नेशनल इनकम। ठीक है, मेथड्स क्या है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द वैल्यू एडेड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जितनी वैल्यू ऐड हो रही है हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हम उसे ऐड करते जाएंगे। जैसे कि फार्मर का 100 है, फ्लावर मिल का 160 है, बेकरी का 250 है, तो सिंपली हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 510। ये इनकरेक्ट है क्योंकि वैल्यू ऑफ व्हीट हैज बीन काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। अब इसमें क्या हुआ, फार्मर ने व्हीट ग्रो किया, फ्लावर मिल पे गया, बेकरी पे गया, हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो इसमें जो व्हीट की वैल्यू है ना वो मल्टीपल टाइम्स ऐड हो गई है फार्मर के केस में। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था ना कि यहीं पर रोल आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप कैसे करोगे, फार्मर का 100 है, मिल का निकालना है तो 160 माइनस 100 करोगे तो आपको डबल काउंटिंग से बच जाओगे तो बचेगा 60। फिर बेकरी का निकालना है तो 250 माइनस 160 करोगे तो आएगा 90। अब नेशनल इनकम क्या होगी, 100 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 250। तो कहाँ नेशनल इनकम 510 आ रही थी और कहाँ करेक्ट नेशनल इनकम 250 है। समझे। दूसरा होता है इनकम मेथड। इस मेथड के अंदर हम सारी फैक्टर इनकम जो हमने अर्न करी है ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन उसे ऐड कर देते हैं। जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि अगर मुझे बोलेगा कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालो तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे ये सब दिया है क्वेश्चन में तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दो, सारी फैक्टर इनकम को ऐड कर दो। ठीक है, फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कमाई होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ओके, अब मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया तो मेरा टोटल आ गया 850, ये मेरी नेशनल इनकम हो गई। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड के अंदर जो नेशनल इनकम है उसे कैलकुलेट किया जाएगा बाय एडिंग द एक्सपेंडिचर जो हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हमने खर्चा लगाया उसको ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब कि C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X फॉर एक्सपोर्ट्स एंड M फॉर इम्पोर्ट्स। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अगर आप ऐड कर लेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से आपके पास जीडीपी आ जाएगा। आपको दिया जाएगा कि वैल्यू एडेड मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो या इनकम मेथड से निकालो नेशनल इनकम। जैसे कि मेरे को 600 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दिया तो पहले तो इनका नेट कर लो, 100 माइनस 50 50 हो गया। अब इन सबको ऐड कर लो तो आपकी जीडीपी क्या आ गई, 1000 आ गई। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इनके स्क्रीनशॉट लो और मुझे आप आंसर्स निकाल के दोगे। इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट अब इसकी हम समरी पढ़ते हैं। ठीक है,
क्या समरी है इसकी, लेट्स रीड इट नाउ। तो जीडीपी क्या मेजर करता है? जीडीपी मेजर करता है कि क्या प्रोडक्शन हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है। सेकेंडली जीएनपी मेजर करता है जो प्रोडक्शन किया गया है नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा। एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग जीडीपी से डेप्रिसिएशन। एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग जीएनपी से डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाईलाइट कर लो, आपको नेशनल इनकम निकालने को बोलेगा तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आना है, सारे फॉर्मूलेस को मिला के। फिर मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस while factor cost is the amount received by factor of production. National income can be measured through product method, income method, expenditure method. मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए हैं, फॉर्मूले बता दिए हैं, उनके स्क्रीनशॉट ले लो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उनको करके उनके आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। आई विल चेक कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंबाइंड इन सारे एक्सपेंडिचर मेथड के कंबाइंड क्वेश्चंस दूंगी, जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं बोर्ड्स के, ठीक है। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसे रिवाइज करो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। टिल देन बाय बाय।